1 जनवरी 2021 की सुबह लेकर आई आपके लिए एक नया वर्ष। 11 अप्रैल 2021 को आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं। एमपीपीएससी 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसके लिए आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जिसमें 110 फुल टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप 60,000 से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों तक पहुंचेंगे। आज 1 जनवरी 2021 से यह टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है। आप आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान के ऐप पर जाकर, ध्यान रखें, आनंद सुपरटेंडेंट ऐप को डाउनलोड करें और वहां जाने के पश्चात आप अपना पहला टेस्ट अभी ही अटेम्प्ट करें। तो मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आनंद सुपरटेंडेंट ऐप पर अपनी स्पेशल टेस्ट सीरीज के लिए। हाँ जी, शुरू कर सकते हैं क्या हम लोग? क्लास क्या विचार है, शुरू करें? सबसे पहले 2-3 चीज़ें सुन लीजिए। छोड़ दो बेटा, पेन कॉपी आप छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। देखिए, जो बच्चे लाइव हैं वो भी सुने और जो बच्चे यहाँ पर हैं वो 2-3 बातें ज़रा गौर से सुन लीजिए। क्या अंतर है पिछले साल 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर के प्रति जो ओरिएंटेशन है और 2020 या आगे आने वाला जो पेपर है उसके ओरिएंटेशन? आपने देखा होगा कि 2019 का जो पेपर का सिलेबस था उसमें कुछ ऐसे सेगमेंट थे जो कि सामान्य बच्चों के लिए थोड़े अजीब से थे, जैसे कि उदाहरण के लिए एक्ट्स, है ना, ये एक्ट वाला पोर्शन हुआ करता था। उसके बाद आपने देखा कि पिछले वाले सिलेबस में करंट अफेयर्स का कहीं भी उल्लेख नहीं था, पर उससे पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें समसामयिकी का उल्लेख हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार जो 10 टॉपिक हैं उन 10 टॉपिक्स में एमपी स्पेसिफाइड क्लियर किया उन्होंने। और अगर मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखेंगे तो हर जगह आपको एमपी दिखाई देगा। तो कुछ थंब रूल है, कुछ नियम है, या कहें कि एक शॉर्ट विश्लेषण है जो कि आपको प्रीलिम्स पे ध्यान रखना है, और यही बात आपके लिए मुख्य परीक्षा पे भी दिखाई देगी। सबसे पहली बात, अब आप उम्मीद कर सकते हैं उस प्रकार के ट्रेडिशनल पेपर की जैसा कि आईएएस प्रीलिम्स में या यूपी पीसीएस में देखा जाता है। यानी कि 2019 की अपेक्षा 2020 में मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड पेपर की, परंतु इसमें क्या क्या चीज़ें लागू होंगी उसको समझ लीजिए। पहली बात, यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्नों का जो वेटेज है वो लगभग 30 से 35% तक रहना है। कितना? 30 से 35%। और अगर आप इसमें मध्य प्रदेश को रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो बच्चे लाइव हैं बेटा, क्या आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग? सब क्लियर है? आंसर करें, ठीक है। तो अगर आप उसमें एमपी का करंट अफेयर्स भी जोड़ लीजिए तो मेरे हिसाब से ये वेटेज आपको मिलेगा लगभग 40%। अब मैं आपको 50% पेपर यहीं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो एमपी हो गया, इसके साथ जोड़ लीजिए आप खेलकूद, कंप्यूटर और विविध। ये 3 ऐसे सेगमेंट हैं जिनको जोड़ने के बाद 50 से 55% तक पेपर आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में जो ट्रेडिशनल एरिया है, उन ट्रेडिशनल एरिया से भी प्रश्न बनने वाले हैं इस बार एकदम क्लियरली। अच्छा, क्या आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि SC/ST एक्ट या फिर जो पुराने अधिनियम वगैरह है उनसे वापस से एक्ट प्रश्न बन जाएंगे? ये ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है तो उनको यहाँ से प्रश्न बनाना चाहिए। मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि वो पुराने एक्ट्स पर क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, पर इन जनरल प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, उसमें 4 एक्ट के नाम लिख दिए। क्या ये प्रश्न बन सकता है? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। या फिर इस तरह का प्रश्न कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम या उनके संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, वह अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया या उस पर किस राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे? आप इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। एक्ट जरूर हटे हैं। तो मैं एक चीज़ जो बता रहा हूँ आपको, गलती नहीं करना है कि वो जो एक्ट हैं, पुराने एक्ट हैं, उन एक्ट की जो जीएस लेवल की, अब उसमें अनुच्छेद रटने मत बैठ जाना। पिछली बार हम अनुच्छेद भी रखते थे कि इसमें क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, ये सब नहीं करना है। क्लियर हुआ? दूसरा, एमपी पर फोकस रहेगा। तीसरा, करंट अफेयर्स पर फोकस है, स्पेसिफाइड करंट अफेयर है बेटा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 35 से 40% जो पोर्शन है आपके पेपर का वही ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल पेपर है। बाकी एमपी, करंट अफेयर्स, खेलकूद, जीके, विविध और 15 आयोग जो लिख दिए उन्होंने, ठीक है, इनको अगर आप कर लेंगे तो ये 65-70 प्रश्न तक बन जाएंगे। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये भी पूछेंगे, परंतु
उनकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो है एमपी, दैट्स इट। कितने बच्चों को समझ में आई मेरी बात? ठीक। क्या ये रूल एमपीपीएससी को पता है? उत्तर है नहीं, ये हमारा अनुमान है। पर आप तार्किक होकर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद हम लोग सही अनुमान कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब आप कह सकते हो कि सर ये अनुमान तो सही है, फिर आपका पेपर का स्तर क्या रखा जाए? देख लीजिए, तो पेपर बनाने के कई आधार हो सकते हैं। नंबर 1, आपको खुश करना, ऐसा पेपर बनाया जाए जिसमें 100 में से 95 क्वेश्चन आप सही कर दें। ये बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। बेटा ये एसी बंद करो, कुछ गड़बड़ है, बहुत ठंडा हो रहा है, फ़ोन कर दो नीचे, कर देंगे बंद। दूसरा, ऐसा प्रश्न बनाया जाए, ऐसा प्रश्न पत्र बनाया जाए जिससे आपको लगे कि वाह, ऐसे प्रश्न तो कहीं देखे नहीं, ना ही दिखेंगे, ना देखे गए ना ही दिखेंगे। यानी कि अब हम किस लेवल को लेके चले, तो हमारा जो मोटा मोटा अंदाज है वो इस प्रकार का है कि एमपीपीएससी का वो स्तर जिसमें आईएएस वाला बच्चा जो अच्छे से तैयारी कर रहा है और उतनी मेहनत अगर यहाँ करता है तो वो 80 प्रश्न तक सही करे, परंतु जब वही आईएएस का पेपर सॉल्व करने जाएगा तो वो 60 से ज़्यादा सही नहीं कर सकता। मतलब आप जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हो, जितने डेडिकेशन से, अगर आप आईएएस देते हो तो 55 से 60 प्रश्न ही कर पाओगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो हमें इस तरह का पेपर फ्रेम करना है कि आईएएस प्रीलिम्स में 55 से 60 क्वेश्चन सही करने वाला बच्चा अपने यहाँ पर आकर 75 से 80 प्रश्न सही कर दे। और ये आप समझ ही चुके हैं कि इस बार जो कट ऑफ जाना है वो कितना जाना है? 75 से 80 के बीच में। किसी को शंका तो नहीं है इसमें? यानी कि आपको रखना पड़ेगा एक्यूरेसी लेवल। जिसको 100 में से 100 आते हैं वो 95 के आसपास करके आएगा सही। क्यों? क्योंकि मानवीय त्रुटियां होती हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमें अपनी कुछ चीज़ों को सिक्योर करके चलना है। नंबर 1 एमपी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ पर जो एमपी के क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनकी जो प्रूफिंग है वो अनिल शर्मा सर करने वाले हैं, उनकी डिटेलिंग की भी। अनिल शर्मा सर को कितने जानते हैं आप लोग? और जो बच्चे जानते हैं वो समझते हैं एमपी वहीं से निकलती है। अनिल शर्मा सर मेरे गुरु हैं, है ना, लगभग 30 सालों से पढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्पेशलिस्ट टीचर हैं। तो आपके जो एमपी के क्वेश्चंस हैं वहाँ से पास आउट हो गए, खासकर टॉपिक वाइज के। इसके अलावा जो एमपी करंट अफेयर्स या इस तरह का जो मुद्दा है मैटर है वो मैं खुद लेके आने वाला हूँ। दूसरा, जितना भी करंट अफेयर्स है मैं खुद व्यक्तिगत स्तर पर डील कर रहा हूँ। आप जब भी आएंगे मुझे मैटर डेवलपमेंट रूम में भी पाएंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारी कोशिश ये है कि एमपी करंट अफेयर्स, और आयोग के लिए गौरव दुबे सर हमारे जो पॉलिटी के टीचर हैं वो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने लगभग 300 क्वेश्चन उनको बनाने के लिए बोल दिया है। एमपी पे लगभग 1000 क्वेश्चंस अनिल शर्मा सर के थ्रू आएंगे और अनिल शर्मा सर ही उसकी डिटेलिंग कराएंगे। एफएलटी पे मैं खड़ा हूँ, परंतु टॉपिक वाइज पे एमपी के जो 10 टेस्ट होने वो अनिल शर्मा सर सॉल्यूशन कराएंगे आप लोगों को। पेपर भी उनके वो खुद नहीं बनाएंगे, पेपर में बनाऊंगा, डिटेलिंग होगी, वो उसको अप्रूव करेंगे। उसमें से क्वेश्चन जो पिक होंगे वही अप्रूव होंगे, उनके सॉल्यूशंस भी। इसी तरह से कंप्यूटर सेगमेंट हो, जीके, विविध, खेलकूद, इन पर भी स्पेसिफाइड टीचर काम कर रहे हैं बेटा। तो मैंने ये कोशिश की है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये जो 5 स्टैटिक सब्जेक्ट है, इनके लिए 5 टीचर्स को हायर कर दिया है और वो आपको टॉपिक वाइज तरीके से हज़ार क्वेश्चंस निकाल के दे रहे हैं विद डिटेल सॉल्यूशंस, आपकी ऐप पर उपलब्ध है। ये हो गया हमारा 5000 क्वेश्चंस कौन से? स्टैटिक जीके के। बाकी का जो 50 से 60 प्रश्न है उसको हम कवर करेंगे अपनी एफएलटी में। तो मेरी ऐसी योजना है कि 50 एफएलटी तथा 60 टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से आपके क्वेश्चन पेपर में 80 से ज़्यादा प्रश्नों को लाया जाए। बस जो टीचर जिस सब्जेक्ट का है उनको कहा कि तुम ये करो। उसके बाद जो हर साल मैं पेपर को कोऑर्डिनेट करता हूँ, इस बार खुद उसमें कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जैसे कि एमपी, करंट अफेयर्स, जो अपने दूसरे जो सेगमेंट्स हैं खेलकूद वगैरह, इन सबको जोड़ना ताकि वो कोई भी चीज़ मिस ना हो। और इसी का प्रयास इस पहले पेपर में किया गया है। इस पेपर को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब ये ध्यान रखना है कि और क्या कर रहे हैं हम लोग, और ये कर रहे हैं कि आपके जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मुख्य परीक्षा में समय कम मिलेगा, तो वहाँ पर उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई।
डिटेलिंग में खासकर स्टैटिक जीके में आपको बताया जा रहा है कि भैया कृष्णदेव राय आया है तो वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर वहाँ पर अष्ट प्रधान आया है तो इस पर 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। मतलब पूरे हिस्ट्री में, पूरे ज्योग्राफी में, पूरे इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में सभी टीचर्स आपको अभी से 3 मार्कर भी साथ साथ दे रहे हैं। तो आप स्टैटिक जीके का 3 मार्कर लेके चले, इधर प्रीलिम्स के लिए आप फोकस रहें एफएलटी में, तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। और दूसरा, मेंस में एक बड़ा पोर्शन आपका तैयार होगा। और ये ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा में भी आपको करंट अफेयर्स के या लेटेस्ट जो सेगमेंट्स हैं वहाँ के क्वेश्चंस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एमपीपीएससी ने अपनी कॉपी रिलीज़ कर दी है कि इस तरह की कॉपी होगी। हम मेंस में आपको उसी कॉपी पर आंसर्स के लिख कर देने वाले हैं और फिर बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद उस पर प्रैक्टिस करिएगा। जिस तरह से अभी डिटेल सॉल्यूशंस दे रहे हैं उसी तरह से एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें बहुत सारा मैटर आपको उसी तरह से तैयार फॉर्म में टीचर्स खुद तैयार करके देगा। हमें कोई मतलब नहीं गाने से, हमें सीधे काम की बात। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूँ। आज का पेपर जो है वो हमने थोड़ा सा हाई लेवल पे रखा है, ये बात आपको समझ में आई होगी। 100 प्रश्न हैं, उनके 100 आंसर्स हैं। आंसर के साथ में 5-5 या 6-6 अन्य तथ्य हैं, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया तो उसकी पूरी डिटेल है या उसको अपडेट करने की कोशिश की गई। यानी कि 100 प्रश्नों के साथ 500 अतिरिक्त तथ्य। हो पाएगा ये सब? अब 1 घंटे में हमें क्या करना है? पहले आप पहली क्लास है मेरी तो एकदम इस पर समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि मैं आनंद मास्टर आर्ट्स का सब्जेक्ट वाला व्यक्ति हूँ। मैं बीए पास आउट हूँ। क्या हूँ? 2 इंग्लिश के शब्द पढ़े, वो भी उल्टे। ठीक है, हालांकि इन 2 उल्टे शब्दों पे मैंने आईएएस इंटरव्यू दे लिया, वो बात अलग है। 2-3 पोस्टें भी ले ली और अब मैं संस्थान भी चला रहा हूँ और आप के बीच में भी खड़ा हूँ। सबसे पहली बात, कहाँ कहाँ मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। नंबर 1 एफएलटी की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 साइंस के सब्जेक्ट्स में, कंप्यूटर के टिपिकल टर्मिनोलॉजीज़ में, या फिर जहाँ फंसते आदमी। पहले एक्ट हुआ करता था, मैं एक्ट पे बात भी नहीं करता था। तीसरा है ज्योग्राफी, यानी कि वो सेगमेंट जो कि साइंस को रिलेट करता है, वो सेगमेंट से आप मुझसे केवल एक उम्मीद करें, सर ये प्रश्न है, उसका ये आंसर। उससे जुड़ती हुई जो चीज़ें हैं वो बता दूंगा। क्लियर हुआ? बाकी जितनी चीज़ें आप खुद के पूछें मुझसे, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, हमारी पूरी कोशिश है कि पेपर पूरा एररलेस रहे, परंतु मानवीय त्रुटियां संभव है। एमपीपीएससी की त्रुटियों की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 में से 6 क्वेश्चन गलत, 100 में से अगर कोई एक तथ्य या फिर एक फैक्ट गलत होता है, वहाँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। प्रथम दृष्टया मैं अपना आंसर उसको सही मानूंगा, परंतु जो आप बताएंगे तो उसको मैं करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे अभी एक भैया ने बताया था कि सर एक ऑप्शन रिपीट हो गया है, ए पर बिल्कुल सही था वो चौथा ऑप्शन, परंतु यहाँ प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये संभव है। तो हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, परंतु हमारा इस तरह का कोई दावा है नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शुरू करें फिर डिस्कशन को। हम प्रश्न ये है, उत्तर ये है, इसकी जगह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताता चलूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है। ये तो हो गया आपके पास, प्रश्न भी है, आंसर भी है। मैं आपको बताता चलूँगा बेटा घर जाओ ना तो आज ये पढ़ लो, आज ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। बहुत सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ कि आपको घर जाके 40% टाइम किसको देना है, 20% टाइम किसको देना है, अपना सबसे पहले क्या तैयार करना है। तो आपको अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को अभी डिले रखना है या फिर उनके क्वेश्चन आंसर को रट लेना है। मैं अपनी सिस्टर को भी और अपने संबंधियों को भी यही सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी बहन भी पेपर देती है, मेरी वाइफ भी पेपर देगी। ठीक है, उनको सलाह क्या दी, एमपी पढ़ो, करंट पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। बाकी स्टैटिक जीके के लिए जो टीचर्स दे रहे हैं 5000 प्रश्न, उनको रट लो। बाकी घटना चक्र जिंदाबाद। इंदौर में घटना चक्र को लॉन्च करने वाला मैं ही हूँ। 2016 में सबसे पहली घटना चक्र की प्रतियां मैं मंगवाई थी मैंने इलाहाबाद के। वो लोग दोस्त थे, मेरे मित्र हैं, मैं भी इलाहाबाद रहा हूँ 1 साल। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में, परंतु ये बात एमपीपीएससी को पता है, ध्यान रखें। तो घटना चक्र जैसी चीज़ें आपको 40% मदद करेगी, बाकी 60% मदद अपने को खुद करनी। क्लियर हुआ कुछ? तो प्रभु का नाम लेके शुरू करें। कौन सा प्रभु? तुम अपने प्रभु का नाम लो, मैं अपनी देवी का नाम लेता हूँ कि हे देवी शक्ति दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। शुरू करें बच्चों? चलो बढ़िया भाई। पेपर कैसा रहा वैसे? कितने लोगों को लग रहा है कि 80 से ज़्यादा सही है उनके? नहीं? अच्छा 70 वाले कितने? 3 4 5। लाइव पर कितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि 80 से ज़्यादा सही है उनके?
अगर आज आप 70 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आज ही आप MPPSC प्रीलिम्स निकालने की स्थिति में हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पेपर थोड़ा सा टफ बनाया है ताकि आप थोड़ी सी अपनी मेहनत को इंक्रीज़ करें। और मेरा ऐसा मानना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर बेहतर आएगा, सही आएगा। ठीक है, शुरू करें? शुरू करें कि घर जाना है? चलिए, पहला प्रश्न, तानसेन सम्मान 2020 किसको दिया गया होगा? ठीक है। अब तानसेन सम्मान के बारे में जो बातें हैं वो ये है कि 2020 को किसको दिया गया, पर MPPSC ने पिछला अपना इतिहास उठाया है। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि वो पूछ ले कि भैया 2019 का क्या है, 2018 क्या है, तो 2019 का कौन सा है? हाँ जी, किसको दिया? पंडित विद्याधर व्यास। ध्यान रखना बच्चों कि ये नाम महत्वपूर्ण है। इन नाम से MPPSC क्या प्रश्न बनाएगा? पंडित विद्याधर व्यास किस विधा से संबंधित है, किस घराने से संबंधित है? या फिर वो बताएंगे कि 2020 का जो सम्मान है, तानसेन सम्मान, वो पंडित सतीश व्यास को दिया गया। तो पंडित सतीश व्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर क्या है? संतूर वादक है, कला श्रेणी से संबंधित है और संतूर वादक है। इसी तरह से 2018, 2017 के भी नाम आपको ध्यान रखने। अब तानसेन सम्मान के बारे में बेसिक चीज़ें MPPSC पूछता है, जैसे कि इसकी स्थापना कब की गई? 1980। पुरस्कार राशि कितनी है? प्रथम विजेता, अंडरलाइन कर लो, ये पूछा जाता है प्रथम विजेता कौन है। इसके अलावा तानसेन कौन थे, इनके बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। तो तानसेन पर 3 मार्कर प्रश्न बन सकता है, ध्यान रख लीजिए। अगर आप डिटेलिंग देंगे तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। या तो तानसेन सम्मान बनेगा या फिर तानसेन पर ही प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, अगर आपने गौर किया हो तो इस बार के प्रीलिम्स के सिलेबस में 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम लिखा है सामने खड़ा खड़ा। तो हमारी योजना क्या है? जो पहले सामने वो पहले आए। तो हमने 1935 के अधिनियम पर ही आज 2 क्वेश्चन दे दिए आपको और उसकी डिटेलिंग दे दी है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे बार बार ऐसे प्रश्नों को लाने की जो कि बन सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? बताओ भैया। अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब है 7वीं अनुसूची। ध्यान है, 7वीं अनुसूची में ये संघ सूची के विषय, ये राज्य सूची के विषय और ये समवर्ती सूची, और उसके बाद कोई नया विषय आ जाए तो अवशिष्ट शक्तियाँ। जैसे कि करारोपण के मामले में सेवा क्षेत्र, या फिर कहें कि आप इसको बोलते हैं सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट उल्लेखित नहीं था, फिर वो किसके पाले में जाएगा? किसके पाले में जाएगा? केंद्र में। ध्यान रखो, 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को दी गई थी शक्तियाँ। अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, नई चीज़ जो आएंगी वो राज्य की सूची में, संघात्मक प्रणाली अमेरिका में। भारत में कहाँ जाएगा? केंद्र के पास। सेवा कर कौन कलेक्ट करता है? केंद्र। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, बैंकों में ATM उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क। डिटेल करूं? ठीक है थैंक यू। 1909 में नासिक के जिला न्यायाधीश जैक्सन की किसने गोली मारकर हत्या कर दी? हाँ जी, आंसर क्या है? अनंत कनहरे। ध्यान रखें, यहाँ पर VD सावरकर का नाम भी आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। VD सावरकर को किस सजा पर भेजा गया था, किस चीज़ के लिए सजा दी गई थी? काला पानी कहाँ भेजा गया था? VD सावरकर कई बार पूछा गया है। अगला, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरी मैदान के बीच में क्या मिलेगा आपको? देखिए, सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद दिखाई देगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर उसके बाद में गहरे समुद्री मैदान और उसके बाद में महासागरीय गर्त। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महासागरीय मग्न ढाल। अच्छा, कुछ बच्चे, अगर किसी को जाना हो किसी बच्ची को, तो बेटा जा सकते हैं ना। मैं रुकूँ क्या 1 आध मिनट? किसी को जाना है? पक्का, ठीक, ओके। चलिए, डिटेलिंग है आपके पास में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध आक्रमणकारी तैमूर लंग, बाबर तैमूर का वंशज था क्या? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उत्तर है हाँ, वही तैमूर का वंशज था। क्या वह चंगेज़ खां भी वंशज था? हाँ, वो चंगेज़, मम्मी और पापा चंगेज़ खां और तैमूर लंग दोनों संबंधित था। तो इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासरुद्दीन महमूद। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। बुली शब्द, पक्का, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ऑप्शन देख लीजिए एक एक करके। बेटा जो लाइव है अगर कोई प्रश्न हो तो पूछते रहिएगा, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स। सभा और समिति का महत्व घट गया था क्या? बिल्कुल घट गया था, क्योंकि सभा और समिति ऋग्वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में राजा का चुनाव करती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में सभा का महत्व तो काफ़ी घट गया और दूसरी तरफ समिति में भी राजा के चुनाव के संदर्भ में कई तरह के प्रश्न चिन्ह आने लगे। गण विदत जैसी संस्थाएं तो समाप्त ही हो गई थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, तो हे राजा तू इनका सम्मान कर। तो जब कोई चीज़ कही जाती है कि तू इसका सम्मान कर, इसका मतलब है कि उनका सम्मान गिरा है। जैसे आपके माता पिता है, आप जाते हो तो उनके पैर छूते हो, कोई कहता है कि आप पैर छुओ, समझो जब तक सम्मान है, उनकी स्थिति मजबूत है तो पैर छुआए जा रहे हैं। पर अगर कोई कहे नहीं बेटा पैर छूना चाहिए मम्मी पापा को, उनको लात नहीं मारनी चाहिए, जिसका मतलब उनका महत्व गिरा है। तो ये जो अथर्ववेद का कोटेशन है कि सभा और समिति प्रजापिता ब्रह्मा की दो पुत्रियां हैं, तो हे राजा तू इनका सम्मान कर, क्योंकि यही है वो है जो कि तुम्हें सहायता दिया करती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूरी तरह से वंशानुगत नहीं हुआ था, किंतु सामान्यतः अब राजा के परिवार या वंशावली से ही अगला राजा चुना जाने लगा था। और उत्तर वैदिक काल से ही राजत्व का देवी सिद्धांत भी आने लगा था। द किंगशिप थ्योरी ऑफ द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप भी डेवलप होने लगी थी, और यही मौर्योत्तर काल में एकदम चरमावस्था में दिखाई देती। आगे बढ़े बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? हाँ, कोई भी आप में से? हेनरिक रुडोल्फ। अमुक्त माल्यात किस शासक की रचना है? कृष्णदेवराय की, अंडरलाइन कर लीजिए। बहमनी वंश के शासक थे ना ये, के विजयनगर शासक कृष्णदेवराय। तेलानी रामन नहीं देखा? अरे एक नाटक आती है तेलानी रामन, नहीं? तुम देखते क्या हो ये बताओ पहले तो। चलो कोई बात नहीं, अमुक्त माल्याद है। आगे बढ़े। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं अंडरलाइन कर लीजिए। जामवती कल्याणम, उषा परिणय। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हम ऐप पर कैसे अंडरलाइन करें, तो उसका उत्तर है बेटा जल्दी ही आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, टेंशन ना लें। आगे बढ़े। अब जो कृष्णदेव राय थे वो तुलु वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का कालक्रम दिखाई देता है, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंशी शासक थे। ये क्रम भी पूछा जाता है, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। अच्छा, मेरा आपसे ही कहना है कि बेटा नारे लगाते रहो। नारे लगाने का फ़ायदा क्या होता है? जैसे बोलते भारत माता की जब बात है, तो हम जब छोटे थे ना तब खड़े होकर नारे लगवाते थे हमसे, या गाने गवाते थे। वो गाने हमें आज भी याद हैं, मतलब भले ना पता हो। जैसे कि ओम भूर्भुवस्वः तत्स भर्गो धियो यो नः। किसी को अर्थ पता है? होता है, हर क्लास में 1-2 बच्चों को पता होता है, बाकी को नहीं पता होता, पर हमारा काम बन जाता है ना बस। तो जब भी प्रश्न आए, मैं प्रश्न बोलूँ तो उसका आंसर बोलो, ये कान में घुसेगा, ये दिमाग में घुसेगा। और जब वहाँ कुछ याद नहीं आएगा तब आंखें बंद करना और ओम भूर्भुवस्वः याद करना। ये जो आवाज़ें हैं ये काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी, ठीक है। सर आप में टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी? हाँ, पीडीएफ के लिए मैं बोलता हूँ भैया, है ना, कोशिश करता हूँ ऐप पर बोल देता हूँ। चलिए, तुलु वंश के बारे में भी जानकारी दे दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे, देश की पहली करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई? नई दिल्ली, पक्का? कब हुई? 28 दिसंबर 2020, 2 हफ्ते पहले का ही है। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में रेलो गीत किस जनजाति से? कौन सा? भील और कोरकू, रेलो गीत। वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, हाँ जी, केवल रटना है, पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। कैसे रटोगे? कुछ ना कुछ रटने के लिए रखते हो ना, बताओ बताओ। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है, सोचो कुछ, कैसे याद करोगे? देखो, मिलग्राम को कर लो मिलीग्राम, क्या कर लो? तो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, बाट माप प्रणाली का उपयोग होता है, तो वो
मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, तो मिलीग्राम हो गया। और फिर रॉबर्ट बी विल्सन, तो एक आध शब्द को ऐसे कुछ बांध लो बेटा पत्थर से, तो वो पत्थर उस दिन काम आएगा। तो मिलीग्राम इक्वल टू 2020 का इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने बताया कि भैया इन्होंने क्या काम किया है। MPPSC सामान्यतः इतनी डिटेलिंग में नहीं जाता, फिर भी एक बार पढ़ लेना। आगे बढ़े। 10 डिग्री चैनल मैपिंग है, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, ये सब आपको रटना है। तो 10 डिग्री तो हो गया, 9 डिग्री किस किस के बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव। कुछ नहीं करना है, अपने सामने अपनी टेबल के सामने पेज रखना है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, और लिख लेना है कौन किसके बीच में है। कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जन्मदिन है ये? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था? PC महालनोबिस मॉडल। हाँ जी, कहाँ बढ़ेंगे? कील नहर, इंग्लिश चैनल, अच्छा कौन सा सुमिलित नहीं है बताओ भाई? पक्का? कील नहर कहाँ कहाँ पर है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील। इसके बाद में पनामा नहर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर। बहुत बढ़िया। खाद्य श्रृंखला, हाँ जी, फूड चेन। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य। सूर्य के प्रकाश से जो स्वपोषी हैं वो क्या करेंगे? हाँ, पौधे खाना बनाएंगे। पौधों को कौन खाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। मांसाहारी को कौन खाएगा? और फिर उसके बाद में डिश। तो स्वपोषी कौन है? पौधे। पालक मेथी आ गया। फिर बकरी ने खा लिया, बकरी को शेर ने खा लिया, शेर को किसने खा लिया? हमने। और फिर बाकी हमें किसने खा लिया? कीड़े मकोड़ों ने। फिर पहुंच गए ज़मीन में, जहाँ की चीज़ जहाँ थी। हो पाएगा बच्चों? ये डिटेलिंग कर दी है, प्रश्न बनता है यहाँ से, इन्वायरमेंट का प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडी थी। बस रटना है अपने को, ऑप्टिकल फाइबर चालू करो और दीप जलाओ मंडी के अंदर, ऐसा कुछ करना है। सती प्रथा के पुरातात्विक साक्ष्य एरण अभिलेख, और एरण कहाँ पर है? सागर में, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? हाँ जी, क्या है? विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। इसमें कुछ नाम आपको ध्यान रखना है बेटा, जैसे कि पीटर बेनेल्सन, अंडरलाइन करो इसको। ये व्यक्ति ऐसा है जो पूछा जा सकता है, याद नहीं आएगा उस समय। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन। 2 चीज़ें अंडरलाइन करो, काम खत्म। 12 दिसंबर 2020 को कृषि मंत्रालय द्वारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का 100% जैविक प्रदेश घोषित किया गया? हाँ जी, 12 दिसंबर, एकदम ताज़ा ताज़ा। लक्षद्वीप है आंसर। आगे बढ़े। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ानों के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? शांत रहता है, बढ़िया, आराम से। जैसे आप लोग पढ़ने बैठते हो, कौन से मंडल में बैठते हो? क्षोभ मंडल में दोपहर के 2 बजे, 12 बजे, 8-9 बजे, कि समताप मंडल में रात को 12 के बाद? 12 के बाद शांति है एकदम, कोई हलचल नहीं है कि नहीं है? ठीक। और एक कृष्णदेवराय जी आ गए, किस वंश के हैं? तुलु। तेलानी रामन, तुलु और कृष्णदेवराय। मुझे लगता है आप लोगों ने देखी होगी तेलानी रामन, है ना। बोर हो गए अब तो देख देख के, कैसा नहीं है। चलिए, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों का क्रम क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? गांव, गांव से फिर परगना, परगना से फिर शेख, शेख से फिर सूबा। हो पाएगा? इनको रटना है बेटा, कुछ नहीं कर सकते। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियमित प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंडरलाइन करो और लिखो, IMF को डिटेल देखना है। हालांकि दूसरी तीसरी FLT में IMF पूरा डिटेल मिलेगा आपको। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक प्रश्न यह भी बना है कि सिविल सेवाओं को या भारतीय प्रशासनिक सेवा को किसने लोह दरवाजा कहा है? लोहे का दरवाजा। तो भी आंसर क्या मिलेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। आगे बढ़े।
किस देश का भुगतान संतुलन व्यवस्थित अभिलेख है? भुगतान संतुलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या बोलते हैं? जैसे आप लोगों का बीओपी कैसा चल रहा है आजकल? महीने का कितना पैसा आता है? 10,000, ठीक है। तो मान लो कि आपका हॉस्टल क्या है? भारत, और बाहर क्या है? सब विदेशी विदेश। आपको कुछ चीज़ें बेचनी, कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो किसी देश में आयात और निर्यात का जो लेखा जोखा है वो है उसका बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है कि निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है। और अगर बीओपी लगातार नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उस देश की आर्थिक स्थिति खराब है। क्या है? खराब है। इसी तरह से अभी वाणिज्य मंत्रालय ने अपने डाटा जारी किए थे 19-20 के संदर्भ में। 2 वर्ष पहले तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश हुआ करता था, व्यापारिक साझेदार देश, जिसके अंतर्गत हम लेन देन किया करते थे और वहाँ पर घाटे में होते थे। चीन के साथ जैसे ही तनाव बढ़ने लगा तो हम लोगों ने क्या किया? अपने निर्यात को बढ़ाने की कोशिश की, आयात को घटा दिया। तो जैसे हमने आयात घटाया पिछले 2 वर्षों में, तो चीन और हमारे बीच में जो व्यापार का जो मापन था वो कम हो गया। ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि पिछले साल 2019-20 में, ये सरकारी आंकड़े भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के, अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़ा साझेदार देश हो गया है। क्लियर हो गया? इसी तरह से एफडीआई के रूप में भी अमेरिका की पोजीशन सेकंड आ गई है, जो पहले काफ़ी नीचे हुआ करती थी। तो पहला है सिंगापुर और दूसरा है अमेरिका। तीसरी एक और बात जो मुझे ध्यान आ रही है, आंकड़ों के संदर्भ में बात करिए, सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के संदर्भ में, एक तीसरी बात जो मुझे ध्यान आ रही है वो ये है कि पिछले 6 माह में, पिछली 6 माही में, क्योंकि 6 माही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले वाला मामला कोरोना काल का हो गया है। तो पिछली 6 माही के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र के लिए आया है? तो वो है कंप्यूटर सेगमेंट में, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों को मिला के। उसके बाद जो आया है वो है सेवा क्षेत्र में। और ये प्रश्न बिहार पीएससी में अभी पिछले महीने पूछे गए, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। ठीक है, हो पाएगा? चलिए, तो चीज़ों को आपस में जोड़ना सीखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसको बोलते हैं हलवा के विशेष अधिवेशन। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885, बिल्कुल सही। और पहला विशेष अधिवेशन हुआ है 1918। अभिनव मिश्रा ने कहा सर बीओपी में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों होते हैं, तो यह 1 साल कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चालू खाते के 2 भाग हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है सामान्यतः ऐसे खर्च और ऐसे निर्यात जो कि भौतिक परिसंपत्तियों में या तो वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं आनंद सुपर 100 का ऑनर, मालिक, मैं अपने लिए भोपाल में एक नई ब्रांच खोल लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और भोपाल अगर नया देश है तो मेरे लिए क्या हो गया? ये निर्यात हो गया। या फिर कहें कि मैंने वो अपना पूंजी लगा दिया, तो इसका जो मेंटेनेंस होगा वो पूंजी खाते में जाएगा। वही मेरे दैनिक खर्च का जो मामला है वो मेरे लिए करंट अकाउंट में आ जाएगा, चालू खाते में। इसी तरह का मामला होता है बेटा। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स को लेकर आऊँगा डिटेलिंग आपके लिए, लगभग 600 प्रश्न, और वहाँ पर सारे के सारे 18 जो टॉपिक है प्रीलिम्स के, उन सब का जो क्रक्स है, निचोड़ है, वो निचोड़ दूंगा आपके सामने। तो टेंशन ना लें। ठीक है अभिनव जी, आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, लाइव वालों के साथ अच्छी बात क्या है कि तुम लोग जितने प्रश्न पूछ रहे हो तो पूछ ही रहे हैं, वो लोग भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना? जितने ज़्यादा प्रश्न उतना अच्छा। बनी ठनी, कहाँ जा रही हो बन ठन के? हाँ जी, किशनगढ़ चली, क्योंकि किशन कन्हैया वेट कर रहे हैं, इसलिए बन ठन के जाना है हमें। ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही याद करना है, बनी ठनी। ठीक है, आगे बढ़े। प्रसिद्ध रानी कमलापति की प्रतिमा हाल ही में मध्य प्रदेश के शहर में स्थापित हो गई। हाँ बेटा, आते रहते हैं, इनको याद रख लेना, MPPSC पूछ लेता है। काम करेंगे। सेंटी हॉकी, हे भगवान, आइस हॉकी सुनी थी, है ना, बेडी हॉकी सुनी थी, ये हो गई सेंटी हॉकी। तो हॉकी के 3 प्रकार। आइस हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी? 19-19। इसके बाद में बेडी हॉकी में 11-11 और सेंटी हॉकी में 12-12। पता था ना आपको? नहीं? हाँ, रट लेना बेटा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? जनगणना आयुक्त कौन है? श्री चंद्रमौली, बिल्कुल सही बात है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है 2011 में। अब तो आने दो नए आंकड़े। भारत में
अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई अचानक, या होने वाली है है ना। तो अब देखते हैं जो भी होता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता कितने प्रतिशत का अंतराल है? बिल्कुल सही बात है। लिंगानुपात 13 अधिक नहीं है, बल्कि कितना अधिक है? 10। पहले 933 था, अब कितना हो गया? 943। अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। तमसा नदी, जिसको हम टोन्स कहते हैं, कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। और किस में जाकर मिलती है? गंगा। किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, जिसमें मिलती है, ऑब्वियसली है। ठीक है। इसका वर्णन कालिदास ने किस में किया? मेघदूत ने। केशवदास ने रसिक प्रिया में। बाणभट्ट ने कादम्बरी में। बीहड़ तथा बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। इसी तरह से कोशिश है बेटा कि एक प्रश्न के साथ 5 और प्रश्न बता दीजिए आपको। इसको नोट्स की तरह यूज करना, डिटेल को। ठीक है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट। शांति काल का सबसे महत्वपूर्ण या कहें कि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है ये अशोक चक्र। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा संस्थान कहाँ है? बालाघाट है। परंतु ये चीज़ें ध्यान रखो, इसकी डिटेलिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। तो ये 3 को जरूर याद रख लेना, आते ही आते हैं और इसीलिए दिया जाता है कि तुम आंसर गलत करो। तो याद कैसे रखोगे? बालाघाट में क्या मिलेगी? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के लिए बालों को घटाना पड़ता है। बाल सफा चट कर देते हैं ना, टकली कर देते हैं। बालाघाट वन के बारे में शिक्षा देंगे। दूसरा भोपाल। भोपाल में सब मैनेज होता है, आपकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सिलेक्शन, ये सब प्रबंधन कहाँ होता है? तो वनों को प्रबंधन करना है तो कहाँ चलेंगे? भोपाल। मैं बहुत गलत तरीके से आपको सामान्यीकृत कर रहा हूँ चीज़ों को, पर ये चीज़ें याद रहती है। तो बालाघाट में क्या हो गया? शिक्षा, बाल घट जाते हैं। भोपाल में क्या हो जाएगा? प्रबंधन। फिर क्या बचा? जबलपुर। तो जबलपुर में बहुत सारे कांटे हैं, मुझे पता है, अनुभव साचा। ठीक है। और कपास अनुसंधान तो खरगोन में है ही। ठीक है साहब, आगे बढ़े। मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इस तरह के फार्मूले लगा के आप चीज़ों को याद कर सकते हो। जहाँ भी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं ना, उनको लिख लो और सामने चिपका दो, अपने आप याद हो जाएंगी। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय वाडा कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। वाडा कहाँ पर है? कनाडा। क्या बात है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। अंडरलाइन करो इसको, ये पूछा जाता है। वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। और अब कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल। तो अगर मॉन्ट्रियल नहीं आई तो क्या लगाना है? लुसाने। और लुसाने नहीं आए तो मॉन्ट्रियल। और दोनों आ जाए तो मॉन्ट्रियल। बात समझ में आई? मॉन्ट्रियल ना दे तो आंसर क्या है? लुसाने। और अगर लुसाने नहीं है, मॉन्ट्रियल दिया तो आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल। और अगर दोनों दिया तो आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल। हो सकता है MPPSC ने पुराना वाला आंसर दे दिया हो। पल्लव मान जीन, जंपिंग जीन किससे संबंधित है? आंसर है जितेंद्र। बारबरा मैक्लिंटॉक। कितने लोगों को समझ में आई है? समझना क्या है सर, ये तो रटना है। क्या है? रटना है। विनोद सिंह पूछ रहे हैं बेटा कि ये वाला तो डेमो टेस्ट है सर, आज न्यू टेस्ट नहीं हुआ। तो बेटा विनोद सिंह, सबसे पहली बात समझो, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये जो टेस्ट शेड्यूल है ये ऑफलाइन के लिए है। ऑनलाइन के लिए हमने ये कहा है कि बेटा टेस्ट लो, डिटेल सॉल्यूशन लो, वीडियो लो और रट लो। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको ध्यान रखो कि अगर आपकी इच्छा है कि हम ऑन टाइम पेपर खोलें, उसको करें और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन, तो ये टाइम आपको मैच करना है। अगर आपकी इच्छा है कि हमारी तैयारी हो गई है, हम पहले से चेक कर लें, तो आपको सुविधा दी गई है बेटा। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो एक टाइम पे आएंगे, पेपर सॉल्व करेंगे और डिस्कशन लेंगे। ठीक है विनोद सिंह, तो परेशान नहीं होना है। चंद्रभान कौरव कौशल विकास केंद्र अनुसंधान केंद्र, बाबा रे, अभी तो नहीं पता है बेटा, ढूंढ के बता देंगे अगली बार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताओ भाई। हरिप्रसाद चौरसिया क्या करते हैं? बांसुरी। बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं? शहनाई। अल्लाह रखा खां क्या करते हैं? तबला वादक। बिल्कुल सही। जाकिर हुसैन तबला वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां शहनाई,
अल्लाह रखा खां तबला और जाकिर हुसैन तबला। पूछा जाएगा नाम दे के क्या करते हैं बताना पड़ेगा। इथनोग्राफी का संबंध है, हे भगवान कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन के संदर्भ में। आओ 2-4 ग्राफी और देख लेते हैं। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। नैतिक आचार और कर्तव्यों का अध्ययन, एथिक्स, पूरा मेंस का पेपर ही है हमारा। गणित सांख्यिकी तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, बायोमेट्री। हो पाएगा। एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर आपके सामने, विनीत अग्रवाल। एसोचैम का पूरा नाम पूछा जाता है, क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना कब हुई? 1920। मुख्यालय कहाँ पर? और भारत के वाणिज्य व्यापार के हितों के लिए कार्य करता है। बेसिकली जितने भी बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं उन्होंने अपना एक दबाव समूह बना लिया है, और जब जब यहाँ से आवाज़ें पहुँचती है कहाँ तक? दिल्ली के दरबार में, तो आवाज़ उनकी सुनी जाती है। फिक्की, एसोचैम, ये इसी तरह के चैम्बर्स हैं। कुंभ मेला ध्यान आया कुछ? हर्षवर्धन। कुंभ मेला पूछा ही जाता है। सबसे पिछला वाला कहाँ हुआ था? पिछला वाला कब हुआ था? प्रयागराज। ठीक है। उज्जैन में कब हुआ था? अगला उज्जैन में कब होगा? 28 में होगा ना, पक्का। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक कौन कौन सी जगह होता है पूछा जाता है। क्या अमृत की बूंदें गिरी थी यहाँ पर? हाँ, हर 12 साल में रिपीट होता है, हर 3 साल में एक जगह पर ये बदलता है। चलिए, शिलादित्य हर्षवर्धन। ये शिलादित्य का नाम जो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? वैनसोंग। कौन है? वैनसोंग, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था, चीनी यात्री था। वो हर्षवर्धन को क्या बोलता है? शिलादित्य। तो वो बताता है कि भैया इसने एक बड़े मेले का आयोजन किया था और वहीं से कुंभ मेला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है? जबलपुर। सही बात है। और भारत का? इलाहाबाद के निकट नैनी से। नैनीताल नहीं बेटा, नैनी है ये। नैनी स्टेशन है इलाहाबाद के जस्ट पहले। नैनी जेल भी है। कोई गया है? मैं तो इलाहाबाद पूछ रहा हूँ, जेल थोड़ी पूछ रहा हूँ। चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के अधिकारियों क्या कहते हैं? जैसे तुम लोग निम्न श्रेणी पे जाने वाले हो, उच्च श्रेणी पे जाने वाले हो। सर जाएंगे तो निम्न से डिप्टी कलेक्टर बन के, शेरुंदनम बन के, और बन जाएंगे पेरुंदनम। तो पेरुंदनम क्या है? IAS, और शेरुंदनम क्या है? PCS। पेरुंदनम IAS, शेरुंदनम PCS। हो पाएगा? चलिए, चोल प्रशासन एक विस्तृत तथा जटिल लोक, अरे क्या पढ़ना है इसको? लॉबी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? हाँ जी, कबड्डी। एक बच्चा पूछ रहा छिंदवाड़ा में क्या है सर, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? मेरा ससुराल नहीं है छिंदवाड़ा में, उसके थोड़ा निकट है ना? ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, क्या बताओ? चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट और सिस्ट। ये क्या है? कायांतरित चट्टानें हैं, रूप बदल लेती हैं। क्यों बदल लेती हैं? क्योंकि ताप और दाब इन पे बढ़ता है। जैसे कि तुम लोग हो, अभी तुम पे जैसे ही ताप और दाब बढ़ेगा, जैसे ही मंत्री महोदय का फ़ोन आएगा तो तुम क्या करोगे? कायांतरित हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? संगमरमर पहले क्या था? चूना पत्थर। चूना पत्थर को दबाया दबाया, ताप और दाब आया, तो फिर क्या हो जाएगा? संगमरमर। आ मेरे साथ मर। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? आग्नेय चट्टानें, फिर कायांतरित चट्टानें, फिर अवसादी चट्टानें, और अवसादी चट्टानें फिर आग्नेय चट्टानें। ठीक है। तो आग्नेय चट्टानें लावा, ठीक है, लावा से फिर बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट क्या हो गई? आग्नेय चट्टानें। ठीक है। फिर इनका रूप परिवर्तन तो क्या हो जाए? कायांतरित। फिर इनको ताप दाब से या फिर दूसरी जो दबाव है वो इनको तोड़ मरोड़ के बारीक बारीक कणों में विभाजित कर देगी। फिर नई प्रकार की चट्टानें जिसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। फिर अवसादी चट्टानें भूपर पट्टी के नीचे इकट्ठी होती है, फिर दाब और दबाव बनता है, फिर उनका रूप परिवर्तन होता है और फिर से वो लावा के रूप में या फिर तप्त लावा के रूप में सामने आती है, आग्नेय चट्टानें के रूप में। हो पाएगा मेरे हिसाब से तो। एजिटोबैक्टर होता है, क्या होता है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी है ना बेटा अपने को। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हमने? जर्मनी के। अच्छा, जर्मनी से लिए क्या? कहाँ से? सही तो है,
आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हमने, बताओ? वाइमर गणतंत्र से लिए हैं, बिल्कुल सही बात है। ये डिटेलिंग भारत शासन अधिनियम आपातकालीन उपबंध 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। ये कैसे हो गया भाई? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए बेटा, है बेटा? आपके विचार आमंत्रित है, जो बच्चे बैठे हैं वो भी आंसर कर सकते हैं। जर्मनी से ये लिया है कि जब आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कैसे होगा, जर्मनी से लिया है। ओके 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 ठीक, बहुत बढ़िया। इस बच्चे से पूरी तरह सहमत हूँ मैं। मौलिक अधिकार पढ़ते हुए मौलिक अधिकारों का स्थगन, या फिर कहें कि जब आपातकाल लगाया जाता है तो मौलिक अधिकार किस हद तक आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि कौन सा आर्टिकल है जो कि आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 और 21, है ना? जीवन की सुरक्षा उसमें भी आवश्यक है। तो जो वर्तमान व्यवस्था है हमारी आपातकाल की, कितने प्रकार के आपातकाल है हमारे पास? 356, 360 और हाँ जी 52, 56 और 60। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल मध्य प्रदेश में 3-3 बार लगा है? राष्ट्रपति शासन। हो पाएगा? चलिए, तो आंसर क्या है हमारा? 1935 का अधिनियम। जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखें, मौलिक अधिकारों का स्थगन जर्मनी से आपातकाल की स्थिति में, और जो आपातकाल के उपबंध हैं कि उनको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो व्यवस्था है 352, 356 और 360, ये कहाँ से है? 1935 के अधिनियम से। किस प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त से संबंधित हैं? बहुत फेमस है, उसकी मुद्राएं मिली हैं जो कि वीणा प्रकार की हैं, कुछ मुद्राएं जो कि परशु प्रकार की हैं, और कुछ मुद्राएं जो कि गरुड़ प्रकार की है। लिस्ट आपके सामने दे रखी है, अपने मैटर पे जरूर इसको देखें। जिनेदिन जिदान कहाँ का खिलाड़ी है? हाँ जी, फ्रांस का। और क्या खेलता है? क्रिकेट के फुटबॉल? फुटबॉल खेलता है, बहुत अच्छी बात है। दिसंबर 2020 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? हाँ जी 10वां स्थान है, बहुत अच्छी बात है। और टॉप पर कौन है? स्वीडन। बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं? हाँ जी बेतवा की हैं। चलिए, 2 अप्रैल 1990 को स्थापित भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर क्या? लखनऊ। हाँ जी, नर्मदा पुत्र कौन है? हाँ जी अमृतलाल बेगड़। इनका कोई पुस्तक का नाम बताएगा? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, होमवर्क लिख लो। हाँ ऐसा कुछ है, इनकी पुस्तक पूछी जाती है बेटा, अमृतलाल बेगड़ की। चलिए, जन्म इनका जबलपुर में है, निधन हो गया 2018 में। किस वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। 1977 में नंबर 1 कैलाश जोशी के समय पहली बार लगा था, फिर 1980 में और फिर 1992 में। 1977 में जब लगा तो श्यामाचरण शुक्ल और कैलाश जोशी इसके साथ थे कि बाद में थे? इसके पहले थे श्यामाचरण शुक्ल। एक बार इसको देख लेना है ना बेटा, श्यामाचरण शुक्ल, मुझे पता नहीं क्यों कैलाश जोशी याद आ गए। दूसरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के समय 1980 में दूसरी बार लगा, और तीसरी बार जब लगा थे तब भी कौन थे? सुंदरलाल पटवा। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन, इन सब को रटना है आपको। सन सहित पहले कौन से थे, कौन सबसे छोटा था, कौन सबसे मोटा था, कब मर गया, कौन नहीं मरा, किसकी क्या विशेषता है, और उसने कोई किताब लिख दी हो, कोई काम कर दिया हो, तो सारे मुख्यमंत्री, सारे राज्यपाल एमपी के संदर्भ में रट लेना। नेशनल लेवल पे सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री भले मत रटना, पर राज्य की स्थिति में ये जरूर रट कर लेना। इसके बाद में पहला मुख्य सचिव कौन था, पहला कौन सा सचिव ये था, पहला आईपीएस कौन था, पहला आईएएस, इस तरह की जो बातें हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो सब आपको रटनी है। साथ ही साथ प्रशासनिक जो संगठन है उसको पूरा का पूरा मेमोराइज करना है, अभी से ये काम शुरू कर देना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑडियो, जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक देख लो और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लो और उसको बार बार सुनो। हो पाएगा? मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 53,
प्रस्तावित जिला कौन सा है? हाँ, ऐसे याद रखना बिल्कुल, अनटंग है ना, जीप पे रखना आंसर्स। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? वॉलेस कैरेस। मध्य प्रदेश में अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? जबलपुर। एविएशन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? चंडीगढ़। भारतीय यूनिटिस्ट यूटीआई 1964, इसके नाम के आगे लिखा होता है यूटीआई 64। अगला, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियाँ भी हैं, उनको ध्यान रख लीजिए, जैसे कि एडवर्ड टेलर जो ऑप्शन में था, ये अंग्रेजी मूल के कवि हुआ करते थे। सैमुअल कोहन ने न्यूट्रॉन बम बनाया था, इसलिए उनको न्यूट्रॉन बम का पिता कहा जाता है। इसमें ये जो व्यक्ति है सैमुअल कोहन, ये महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2020 की थीम क्या थी? एंडिंग द एज आईवी एड्स। हो पाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? स्वामी विवेकानंद को कहा था। स्वामी विवेकानंद के बारे में बेसिक जानकारी भी है। अशोक के सभी अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रोमनदेही अभिलेख। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और वहीं पर उसने कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन करवाया। कनक मुनि कौन है? बुद्ध हैं। और वहाँ जाने के बाद उसने कर की दरों को घटा दिया, 1/6 से 1/8 कर दिया। इसलिए रोमनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कौन है? एडम ऑसबॉर्न। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? पल्लव। कुछ बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर 82.5 डिग्री सिंगरौली से गुजरती है तो मानक समय जबलपुर से क्यों लिया जाता है? इसका उत्तर ये है बेटा कि अभी ऑप्शंस में सिंगरौली था क्या? तो आंसर क्या होना चाहिए? जबलपुर। अब मान लो कि जबलपुर और सिंगरौली दोनों होता, जैसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पर आपको जबलपुर आंसर मिल जाएगा। तो खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पर सिंगरौली आया और जबलपुर आया तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही। इसका मतलब है टिपिकल एमपीपीएससी का प्रश्न हो गया। तो हमने क्या किया? सिंगरौली आप ऑप्शन ही नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? जबलपुर। मान लो कि जबलपुर ऑप्शन नहीं होता और सिंगरौली होता तो सीधी सी बात है। जैसे उदाहरण के लिए 82.5 डिग्री जो हमारी लाइन है, क्या वो केवल सिंगरौली या केवल जबलपुर से गुजरती है कि कहीं और से भी गुजरती होगी? 8 राज्यों, एक बार काउंट कर लेना, 8 राज्यों से गुजरती है वो। 5 है, ठीक है, देख लेना। हो पाएगा? अलग अलग स्थानों से गुजरती है, तो उस लाइन पर जो जो स्थान है वहाँ से मानक समय निर्धारण हो रहा है। हो पाएगा बच्चों? डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? आप लोगों का भी हो गया क्या भैया? केशव कह रहा 5 स्टेट, बिल्कुल सही बात है बेटा, 8 नहीं है 5 है। थैंक यू। इस हिसाब से तो मेरे सारे फैक्ट करेक्ट कर दोगे तुम लोग। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? हाँ जी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 प्रधानमंत्री के नाम से करता है ना, कि मंत्री के नाम से करता है? मंत्री के नाम से बेटा। प्रधानमंत्री जैसी कोई चीज़ कहीं नहीं लिखी है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वही जो बहुत मजबूत हो, दांत से न टूटे, है ना? हार्ड करेंसी जो दांत से न टूटे। एक ऐसी करेंसी जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ध्यान रखो, देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी मांग ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। ठीक है? जैसे कि डॉलर, पौंड, ये क्या है? येन, ये है हार्ड करेंसी, इनकी मांग ज़्यादा है। हम कितने रुपए देंगे तो हमें $1 मिलेगा? 80 के आसपास मामला चल रहा है, 75-80। तो हमारा 75 रुपया उनके $1 के बराबर। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा? हम 75 बार मिस कॉल करते हैं तब उधर से एक मिस कॉल आता है, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा? एक मिस कॉल वाले की, हमारी कम। हो पाएगा कुछ? तो हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी समझ लीजिएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना कहाँ पर हुई? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, मुख्यालय शंघाई में। सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? थोड़ा स्पीड से करेंगे बेटा। लद्दाख व जास्कर। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया? हाँ जी, आई जीमान। ये सब जीके है जो एमपीपीएससी को प्रिय है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया कि नहीं किया? अभी आया। निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला? हाँ जी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। बाबर और राणा सिंगा के मध्य प्रसिद्ध खानवा का युद्ध
16 मार्च 1527। आरबीआई की कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती? ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ब्रीफ कर देता हूँ शॉर्ट, जब मैं मुद्रा और बैंकिंग वाले क्वेश्चंस डिटेल कराऊंगा टॉपिक वाइज में तब बहुत बेहतर चीज़ हो जाएगी। जैसे कि जो आरबीआई है वह भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार आरबीआई के ऊपर है। आरबीआई की यह कार्य है आरबीआई के कार्यों में कि वो भारत की मौद्रिक नीति को मेंटेन करता है। इसका सीधा मतलब ये कि आपके पास जो करेंसी है, नोट है, उसकी मात्रा को निर्धारित करता है। आपके पास मतलब मार्केट में अगर एक सीमा से ज़्यादा पैसा बाज़ार में हो, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी या तरलता, अगर वो ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन हो जाएगा, रुपये का मूल्य गिरेगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, यानी कि महंगाई हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखते हुए सबके पास तरलता अर्थात पैसे की उपलब्धता बनाए रखना, ये काम किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई क्या करता है? मात्रात्मक तथा गुणात्मक तरीके। मात्रात्मक तरीकों में क्या करता है वो? जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, बैंक रेट, SLR, CRR, इनके माध्यम से वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जैसे उदाहरण के लिए बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? एक ऐसी दर जिसके आधार पर वाणिज्यिक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेते हैं। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। मैं मान लो कि मैं SBI हूँ या बैंक ऑफ इंडिया हूँ, मुझे पैसे की कमी पड़ गई तो मैं किसके पास जाऊँगा? पापा के पास, कि पापा थोड़ा सा उधार दे दो। तो कहेंगे कितने समय के लिए? लॉन्ग टर्म में। अच्छा, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा तो मेरे पास पैसा कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? कम, मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब मैं आरबीआई को ज़्यादा दूंगा तो मेरे पास पैसा हो जाएगा कम, और जब बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा कम होगा तो आपको वो लोन देगा कम। इस तरह से बाज़ार में लिक्विडिटी हो जाएगी कंट्रोल। छोटा सा एग्जाम्पल, बैंक रेट बढ़ा, लिक्विडिटी घटी। लिक्विडिटी जैसे ही घटेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एक ऐसा पैसा जो कि बैंक द्वारा अपने ही बैंक में रखना अनिवार्य है, इतना मिनिमम आप रिजर्व रखोगे। CRR, इतना पैसा जो कि आप किसके पास रखोगे? आरबीआई के पास, उसके बाद उधार दो। तो बैंक रेट, SLR, CRR ऐसे कुछ माध्यम हो गए। ये क्या हो गए? मात्रात्मक। दूसरी तरफ है गुणात्मक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जैसे कि बैंक, आरबीआई के पास बहुत सारी गवर्नमेंट परिसंपत्तियां हैं, शासकीय परिसंपत्तियां बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे किसान ऋण पत्र, अगर आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी है तो किसान ऋण पत्र को वो अच्छी मूल्य पर बाजार में उतार देगा और आपको ज़्यादा फायदा देगा। आपको अगर किसान ऋण पत्र खरीद कर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप उस पत्र को खरीदोगे। जैसे ही वो पत्र आप खरीदोगे तो अपना पैसा किसको दोगे? आरबीआई को। वो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, यानी कि आपकी जेब से कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास। वहीं दूसरी बात, अब उसको आरबीआई को क्या करना है? लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो वो क्या करेगा? बेचेगा उनको। तो जैसे ही बेचेगा तो पैसा किसके पास जाएगा? बैंक के पास। अब वो खरीदना शुरू कर देगा तो खरीदने से क्या होगा? पैसा फिर से बाजार में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसके माध्यम से वह क्या करेगा? पैसे को कंट्रोल करेगा, लिक्विडिटी कंट्रोल करेगा। कितने बच्चों को समझ में आया? कुछ को आया, कुछ को नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी मौका मिलेगा हमें इकोनॉमिक्स पे बात करने के लिए, उस पर अच्छे से बात करेंगे। नैतिक अनुनय का मतलब ये होता है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मास्क पहने। ठीक, आरबीआई क्या कहेगा? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे बैंक अधिक मूल्य पर ऋण ना दें, या सभी बैंक क्या करें? इन चीज़ों का पालन करें। तो देखो, आपसे राह चलता व्यक्ति बोलेगा भाई साहब मास्क पहन लो, तो हाँ ठीक है यार पहन लेंगे। पर एसपी साहब खड़े डंडा लेके और AK-47 पास में खड़ी है, देखो भाई मास्क पहन ले, तो आप क्या बोलोगे? जी साहब। पालन होगा कि नहीं होगा? तो एसपी कौन है यहाँ पर? आरबीआई। आरबीआई बस बोल दे कि हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से चाहते हैं कि वो ऐसा करें, हम निवेदन कर रहे हैं, तो जैसे वो निवेदन करेंगे इसका मतलब है कि ऑर्डर है ये। जैसे कि हमारी पत्नी जी बोलती है कि ये कर दीजिएगा, तो ये निवेदन ही है, परंतु उसका वास्तविक भाव क्या है? आदेश है। क्योंकि नहीं हुआ तो फिर क्या मचना है? बवाल, रात को खाना नहीं मिलना है। आगे समझ में? आगे बढ़े। ये भैया पूरी लिस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। डिटेलिंग करेंगे हम इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन पे, टॉपिक वाइज पे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। और उधर महमूद खलजी ने कहा था मैं भी जीता, मैं भी जीता, तो उसने भी विजय स्तंभ बनवाया। पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? कायथा।
उज्जैन के निकट है। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के संदर्भ में है। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ? हाँ जी, सितंबर 1942। राम बाबू सर, हमने जैसा डेमो टेस्ट दिया वैसा हमने डेली, अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है। आगे बढ़े। मोतीलाल वोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो मध्य प्रदेश के किस राजनीतिक पद पर रह चुके हैं? मुख्यमंत्री थे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? हाँ जी, डाटा को उपयोगी बनाना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्याय विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है? ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संघीय न्यायालय। संघ न्यायालय का मतलब सीधा होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्य और राज्यों के बीच में, या राज्यों के समूह और केंद्र के बीच में अगर कोई भी झगड़ा होगा तो वो कौन निपटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 131 ये बोलता है। दिसंबर 2020 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को विस्तारित करने की घोषणा की है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये ध्यान रखो, जैसे तुम ट्रेनिंग पे जाओगे तो इसके चक्कर बहुत लगने हैं। क्यों लगने हैं? कहाँ पर है ये? भोपाल में, इसलिए घुमाने जाओगे तुम लोगों को। सारे डिप्टी कलेक्टर यहीं पाए जाते हैं अपनी अपनी डिप्टी कलेक्टरियों के साथ। गूगल का प्रारंभ, हाँ जी, लेरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक ध्यान रखना, 1 जनवरी 2001 की स्थिति में सुंदर पिचाई, अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न पूछा जाएगा। सुंदर पिचाई 1 जनवरी 2021 को क्या है? सुंदर पिचाई जी इसके CEO। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। गूगल क्रोम इसी का सर्च इंजन है। सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस मंत्रालय के अधीन भारतीय जनगणना का कार्य संपन्न होता है? गृह मंत्रालय। लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहली बार शुरू हुआ था और 1981 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित रूप से जनगणना आरंभ हुई थी। ठीक, 1981 है ना? हाँ, 1881, सॉरी मैं करेक्ट कर रहा हूँ। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुई और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित रूप से जनगणना आरंभ की गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। यही व्यक्ति था जिसने कहा था कि स्कूल खोलो, सबको पढ़ाओ। बढ़िया, अच्छी सी बात है। आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारी जिन पर मुकदमा चला था उसमें कौन शामिल नहीं था? शहनवाज खां था, प्रेम कुमार सहगल था और ढिल्लो साहब थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बेटा, ये डिटेलिंग पूछी जा सकती है। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है? नॉर्टन है, मैकफी है, सेमटेक है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या है बताओ भैया? वायरस है। बहुत अच्छी बात है। इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1919 को अधिनियम आया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, परंतु कांग्रेस का एक धड़ा था जो ये कहता था कि बढ़िया किया, बढ़िया किया। उन्हीं का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर कांग्रेस के साथ नहीं पटी तो उन्होंने कहा कि हम अलग होते, तो भैया हो जाओ अलग, क्या दिक्कत है? निम्नलिखित में से क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से एक नहीं था? अभी फिर बताया था मैंने आपको, 2 बार पूछा है। 11 प्रांतों में से 5 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, ऐसा नहीं था इसमें। ये पूरी डिटेल है 1935 के अधिनियम की। इस चार्ट को वेरी IMP लगा लो आप लोग डिटेलिंग में, इससे प्रश्न बनेगा। एक बार देख लेना 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में, उसके बाद की अगली एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आएगा। 18 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किसान महासम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? हमारे यहाँ पर किया, इसलिए हम बताएंगे। आगे, विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो तो इसी कर प्रणाली को क्या कहते हैं? देखो, कर प्रणाली कई प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है प्रतिगामी या रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब है गरीबों से ज़्यादा ले लो, अमीरों से कम लो। दूसरा होता है अनुपातिक कर प्रणाली, सबके लिए बराबर ले लो। और तीसरी प्रकार की होती है प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 10% दो, 10 लाख से ज़्यादा है तो इतना दो, 10 लाख से ज़्यादा है तो इतना दो, और बहुत ही ज़्यादा है तो फिर इतना दो। पर इससे ज़्यादा ऐसे ही बढ़ाते रहो तो लोग कहेंगे हम चले अब अमेरिका पैसा समेट के। इनकम टैक्स सबसे अच्छा उदाहरण है प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली का। GST अभी इस दायरे में नहीं आ रहा है, इसके साथ समस्या। धार के किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, क्या सत्य है? इसका पुनर्निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिणी विजय के दौरान कराया था। इस किले में खरबूजा महल है, बिल्कुल सत्य बात है। इस किले में देवी कालिका का मंदिर भी है।
अब जो मुद्दा है वो क्या है कि इस किले में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का जन्म हुआ था, क्या सही है? नहीं, इसमें बाजीराव प्रथम कौन था? बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा। बाजीराव प्रथम को नहीं जानते? रणवीर सिंह। हाँ जी, अटक से कटक तक पहुंचा देंगे। ठीक, कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? बताओ जी। एक बच्चा बोल रहा है डी सही है सर, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम तो सहमत हैं। गलत क्या है? सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है बालाजी विश्वनाथ का जन्म हुआ था, जो कि गलत है। यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव से माता का मंदिर सर ये भोजने बनवाया था ना सर ये। इस किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण परमार नरेश मुंज ने करवाया था। भैया इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, मैं अगले टेस्ट में आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। नियम क्या है हमारा कि जो लिखा उसको प्रारंभिक स्तर पर सत्य मानेंगे, और अगर कोई करेक्शन होगा तो ऑनलाइन जो टेस्ट पेपर उसमें भी करेक्शन हो जाएगा और आपको भी बता दिया जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेसी की संभावना नहीं है, फिर भी जो लिखा गया है बड़े रिसर्च के बाद लिखा गया उसको हम सत्य मान के उस पर काम करेंगे। तो अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? बालाजी विश्वनाथ की जगह किसका आंसर आएगा? किसका जन्म हुआ था? बाजीराव, पक्का? बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? लानोज हो गया। लानोज है कोलंबिया वेनेजुएला में। कहाँ पर है कोलंबिया? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। सवाना सूडान अफ्रीका। कैंपोस ब्राज़ील और सेराडो ब्राज़ील में। पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मध्य प्रदेश का नवनिर्मित निवाड़ी जिला किस पुलिस रेंज के अंतर्गत शामिल किया गया है? हाँ जी, सागर जिले के अंतर्गत है। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित की गई? हाँ जी। वीडियो ऑफ हो रहा है बेटा, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, देखो जरा आप लोग। वीडियो ऑफ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, चल रहा है? बच्चों ध्यान दो, अपना नेट कनेक्ट करो। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी हो जाए। हल्दी के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? जेंथोफिल। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। पपीते का पीला रंग केरिको जेंथियन। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। ऊपर लिख लो, रटना है। हाँ जी। मध्य प्रदेश में नीमच छावनी का विद्रोह को किसने दबाया था? सीबी स्पोर्ट्स, सोबर्स ने। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 अंगुलीनुमा झीलें जो हैं, जिनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं, इनको पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाएंगे तो ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। यहाँ लिख लो, फार्मूला बनाना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद करने के लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा बेटा, या गूगल से इसका मैप लेके इसको चिपका लेना सामने। ग्रेट लेक्स कह रहे हैं इन लोगों को। चलिए, तो अब जो बातें हैं 2 मिनट लूँगा आपका, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कल कितनी तारीख है बच्चों? 16। तो कल 4 बजे क्या होगा? टॉपिक वाइज टेस्ट। 4 से 5 तक टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, 5 से 6 डिस्कशन होगा। जो ऑनलाइन है वो भी सुन ले। उसके बाद में एक क्रम लगातार चलेगा। इसी तरह से 6 से 7 क्या होगा? FLT। और 7 से 8 क्या होगा? डिस्कशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ओके, सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। कोई भी करेक्शन होगा उसको हम करेंगे, है ना बेटा। जहाँ भी आपको लगे कि सर यहाँ करेक्शन की आवश्यकता हो सकती है उसको हम करेंगे। उद्देश्य ये है कि इन सब चीज़ों को रट लें आप। थैंक यू वेरी मच।